नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का कंपलसरी क्लासेज में। मैं विकास कटारिया। आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। 100% ये ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अक्सर कन्फ्यूज बना रहता है, यानी कन्फ्यूजन बना रहता है। वो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रामबाण तोड़ होगा। आज की क्लास को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में इस टॉपिक से गारंटी है कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंजाइम्स का, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम किस भाग में पाया जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न को मिलान कीजिए। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो भी मैं बता दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत करने से पहले, इससे पहले कि हम एंजाइम्स को समझें, मैं आपको समझाने वाला हूं पैनक्रिएटिक ग्लैंड के बारे में, यानी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। देखो, अग्नाशय के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, जिसे हम स्वीट ब्रेड के नाम से भी जानते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो एंडोक्राइन प्रकार की भी होती है, एंडोक्राइन प्रकार की भी होती है और एक्सोक्राइन प्रकार की भी होती है। ठीक है, मैं उस पॉइंट को टच करने वाला हूं इस टेबल के माध्यम से जिसमें अक्सर कंफ्यूजन बन जाता है, और यहां से हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन में एक भाग आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, अब मेरी बात सुनो, लैंगरहैंस, ओके, यानी जिसे कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट आ जाता है वो कौन सा भाग आ जाएगा? एसिनाई पार्ट आ जाता है। क्लियर? ठीक है, ये जो एसिनाई पार्ट होता है ओवरऑल पूरे अग्नाशय मटेरियल का, या फिर मैं बोलूं अग्नाशय जूस का कितना प्रतिशत भाग होता है? ये 98% से भी अधिक, यानी 98-99% पार्ट पाया जाता है। जबकि लैंगरहैंस की द्वीपिका जो कि 1 से 2% भाग पाया जाता है। क्लियर है क्या? मेरी बात सुनो, इसमें हम क्या देखते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की सेल्स देखते हैं। अल्फा सेल्स के बारे में जानते हैं, यस और नो। और क्या पाई जाती है? बीटा सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें गामा सेल्स पाई जाती हैं, गामा सेल्स। और इसमें डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं, डेल्टा सेल्स। और इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? एफ सेल्स पाई जाती हैं, एफ सेल्स। आप सभी को पता है मैं इस पार्ट में ज्यादा कवर नहीं कराने वाला हूं क्योंकि हम देखने वाले हैं एक्सोक्राइनल पार्ट। फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। देखिएगा, अल्फा सेल के द्वारा इंसुलिन ग्लूकागोन नामक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन। और ये जो गामा कोशिकाएं होती हैं इसके द्वारा गैस्ट्रीन का सिक्रेशन किया जाता है। और ये जो डेल्टा कोशिका होती है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन, उसका स्त्राव करने को प्रेरित करती है। और जो एफ सेल होती है वो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का स्त्राव करती है। याद रखिएगा, मैं बोलता चला गया, लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सोक्राइनल पार्ट पे गौर करते हैं जो कि एसिनाई कहलाता है, जो कि 98% तक पार्ट बनाता है। इसकी पीएच आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी पीएच 7.5 से 8.5 के बीच में पीएच होती है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इसी एसिनाई भाग से जो सिक्रेट किया जाता है उसे कहा जाता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस, यही क्या होता है, इसे ही कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस। अब आपसे पूछ लिया जाए पूर्ण पाचक रस क्यों? क्योंकि जो फूड के सप्लीमेंट होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी को डाइजेशन करने की क्षमता होती है इस पूर्ण पाचक रस यानी पैनक्रिएटिक जूस में। तो हम जो गौर करने वाले हैं, जहां से मैं आपको एंजाइम बताने वाला हूं, वो एक्सोक्राइनल पार्ट होता है। ठीक है, चलो अब हमारे रियल भाग पे आते हैं। पहले दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन समझेंगे, जो कि हमारा डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब आप सभी को पता है कि जो बड़े पदार्थ होते हैं, बड़े पदार्थ, उनको क्या करना होता है, छोटे पदार्थों के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यानी कि जो अविसरणशील पदार्थ होते हैं उनको विसरणशील पदार्थों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पाचन स्टार्ट होता है वो मुख गुहा से, जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, वहां से स्टार्ट होगा। मैं आपको डाइजेशन नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन जो काम आने वाले एंजाइम्स है वो देखने वाले हैं। क्लियर? ठीक है,
तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मुख्य गुहा होती है उसमें एक टाइलिन या जिसे हम बोलते हैं लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज के द्वारा डाइजेशन किया जाता है स्टार्च का, जो कि मुख्य गुहा में पाया जाता है। और स्टार्च जो है वो बदल जाता है टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन के अंदर, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। पहले दोस्तों एक बात मैं पहले ही बता दूं, देखिएगा भले ही यहाँ पे मेरी थोड़ी सी राइटिंग आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये क्लास में जो बातें मैं बताने वाला हूं ना 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पे स्टार्च का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, लारिये एमाइलेज या टाइलिन के द्वारा। कभी कभी इसकी पीएच पूछ ली जाती है तो 6.8 इसकी पीएच होती है। देखो जिस मार्कर के द्वारा मैं राइटिंग कर रहा हूँ वो थोड़ी सी इंक पतली है इसकी, ठीक है, तो मैं बोल भी रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना। डाइजेशन इन स्टमक, आगे बात करते हैं मुख्य गुहा के बाद में जो हमारा आमाशय भाग होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम भागीदारी निभाते हैं। देखो यहाँ पे होता है पेप्सिनोजन और यहाँ पे होते हैं क्या, प्रोरेनिन। कहने का मतलब है जो आमाशय की जो पेप्टिक कोशिका जिसे जाइमोजिन कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है उनके द्वारा इनएक्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, निष्क्रिय। अब उनको सक्रिय कौन करेगा, उनको सक्रिय करता है HCl। अब आप सभी को पता है HCl जो होता है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा क्या किया जाता है, सेल्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब जो HCl सिक्रेट किया जाएगा वो प्रो एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, यानी निष्क्रिय को क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। जैसे पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है HCl के द्वारा, इसी प्रकार से जो प्रोरेनिन होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेनिन में। अब यहाँ पे देखो प्रो टर्म जब भी एंजाइम के आगे लग जाएगी इसका मतलब इनएक्टिव एंजाइम है, लास्ट में जन लग जाएगा इसका मतलब इनएक्टिव एंजाइम है जो कि HCl के द्वारा एक्टिव कर दिया जाता है। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं पेप्सिन और रेनिन वो डाइजेशन करते हैं। जैसे रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और उसमें उसको बदल देता है कैसिनोजन के अंदर। अब ये कैसिनोजन कैल्शियम आयन के संपर्क में आता है और पेरा कैसिनेट के अंदर बदल जाता है, यानी दूध का दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्डलिंग दही हो जाता है, ठीक है ओके। और ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन प्लस प्रोटियोज के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि निम्न में से आमाशय के द्वारा सिक्रेट एंजाइम्स होते हैं तो कौन सा हो जाएगा, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, या इनको इस रूप में भी दे दे पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन, ठीक है ओके। कार्य पूछ लिया जा सकता है कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, रेनिन। रेनिन के लिए एक बात याद रखना, बच्चों के अंदर ये ज्यादा सिक्रेट होता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है और एक्टिव भी बच्चों में ज्यादा होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है भैया डाइजेशन इन ड्यूडेनम, यानी ग्रहणी के अंदर पाचन हम देखने वाले हैं। आंत के अंदर ही, यानी जो छोटी आंत होती है उसका पहला भाग जो ग्रहणी होता है सबसे ज्यादा पाचन होता है। क्या होगा, सबसे ज्यादा पाचन सबसे ज्यादा पाचन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए इसमें सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड आदि सिक्रेट किए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेटिन। देखिएगा ये जो सिक्रेटिन होता है वो पैनक्रिएटिक जूस के स्रावण को क्या कर देता है, प्रेरित। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पैनक्रिएटिक जूस यानी अग्नाशय का जो रस होता है उसको स्रावण को कौन प्रेरित करता है, सिक्रेटिन के द्वारा। कोलेसिस्टोकाइनिन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CCK जिसे कहा जाता है, बाइल जूस को स्त्राव को क्या करेगा, प्रेरित करता है गॉल ब्लैडर पर कार्य करके। इसी प्रकार से एक होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड GIP जो कि क्या करेगा, आमाशय में गैस्ट्रीन स्त्राव को रोकता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पैनक्रिया जो है यानी अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा जो सिक्रेट होता है पैनक्रिएटिक जूस, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो इसमें पाए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन या फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पैनक्रिया में पाए जाते हैं। ये इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं। जैसे ही मैंने कहा था कि जन टर्म आ जाएगी ना वो क्या हो जाएगा, वो होता है यहाँ पे इनएक्टिव। जैसे ट्रिप्सिनोजन, अब इसको एक्टिव कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ग्रहणी के द्वारा एंटेरोकाइनेज सिक्रेट किया जाता है और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है ट्रिप्सिन में। अब ये जो एक्टिव हो गया, अब ये जो एक्टिव हो चुका है
ट्रिप्सिन, वो एक्टिव होकर के अन्य एंजाइम्स को क्या कर देता है, एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। जैसे जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है, उसको ट्रिप्सिन बदल देगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर, जन हट गया ना, इसका मतलब वो एक्टिव हो चुका है। इसी प्रकार से होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी ट्रिप्सिन बदल देता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर। क्लियर? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के लिए कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अग्नाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो बता देना ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, जो कि बदल देते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोज के अंदर। क्लियर? ठीक है। अब ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज बदला है, उसको बदल दिया जाता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो एसिड के अंदर। अब आपको पता है जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या है, बहुलक है। किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड एकलक इकाई यानी सरल विसरणशील पदार्थ हो गया। तो यहाँ पे पेप्टोन और प्रोटियोज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो एसिड के अंदर बदल दिया जाता है। यहाँ पे बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च का पाचन के लिए यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। जैसे लार के अंदर लारी एमाइलेज पाया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे है पैनक्रिएटिक यानी अग्नाशयी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को बदल देता है माल्टोज के अंदर। क्लियर है क्या? अब आपको पता चल गया प्रोटीन का पाचन के लिए यहाँ पे है, स्टार्च के पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है। इसी प्रकार से वसा के पाचन के लिए यानी पाइसीकृत वसा, जिसे इमल्सीकृत फैट कहते हैं। अब इसका इमल्सिफिकेशन होना, फैट का मतलब होता है बड़ी वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना ही वसा का पाइसीकरण होता है, और ये बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस के द्वारा इसको पाइसीकृत कर दिया जाता है। ये जो पाइसीकृत वसा होती है, उसको अग्नाशय लाइपेज के द्वारा, पैनक्रिएटिक लाइपेज कहते हैं, वो फैटी एसिड और ग्लिसरोल में तोड़ देता है, यानी इसका डाइजेशन कर देता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का पाचन अग्नाशय का कौन सा एंजाइम करता है, तो पैनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा किया जाता है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरोल में से तोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से या रस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फैट, प्रोटीन और यहाँ पे कौन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसका डाइजेशन करता है, किया जाता है। अब आपको ये जरूर पता होगा कि भैया न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा। इन न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है, और इनको न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर दिया जाता है। फिर इन न्यूक्लियोसाइड की डाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोसाइडेज। इस प्रकार से इस न्यूक्लिक एसिड का क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आंतरीय रस। आंतरीय रस जिसे हम सक्कस एंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो सक्कस एंटेरिकस है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो विभिन्न पदार्थों को पाचित करते हैं। जैसे स्टार्च का पाचन करने के लिए इसमें इंटेस्टाइनल एमाइलेज पाया जाता है, जो कि माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में स्टार्च को बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से सुक्रोज का पाचन करने के लिए इन्वर्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसी इन्वर्टेज को हम सुक्रेज नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सुक्रेज नाम से भी जानते हैं। ये जो सुक्रेज होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर बदल दिया जाता है। फ्रुक्टोज का आप सभी को पता है, इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं या स्वीटेस्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, माल्टोज के पाचन के लिए माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इकाइयों में तोड़ देता है। ग्लूकोज जिसे हम ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं या ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज के पाचन के लिए यहाँ पे होता है लैक्टेज एंजाइम, और ये लैक्टोज को बदल देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर। ग्लैक्टोज जिसे हम ब्राउन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन शुगर। ठीक है, यहाँ पे जो पाइसीकृत वसा होती है, उस वसा के पाचन के लिए होता है लाइपेज एंजाइम, आंतरीय लाइपेज, जो कि फैटी एसिड, ग्लिसरोल प्लस मोनोग्लिसराइड्स के अंदर इसे तोड़ देती है और डाइजेशन करती है। तो पहले दोस्तों ये पूरे के पूरे मैंने एंजाइम आपको बता दिए हैं, मुख गुहा के, आंत्र के, है ना, और पैनक्रिएटिक जूस के, आमाशय के सारे मैंने बता दिए हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि आपको एंजाइम का फंक्शन पूछ सकता है, जैसे वसा का पाचन कौन करेगा, आंत में वसा का पाचन कौन करेगा, प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का पाचन कौन करेगा। एंजाइम्स आपको पूछ लिए जाते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है सुक्रोज का पाचन होने के बाद में किस
इकाइयों में बदल जाता है, तो सुक्रोज जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल गई। ऐसे क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और प्यारे दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, दोस्तों के साथ में शेयर किया करो। आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूँ। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्लासों के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच।